एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार इंश्योर कीजिए। विजिबिलिटी क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? दो चीजें क्लियर कीजिए जिससे हम आगे बढ़े वीडियो के अंदर। हाँ जी, नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स, प्लीज इंश्योर कीजिए कि विजिबिलिटी क्लियर है क्या, वॉइस क्लियर है क्या, जिससे हम आगे चले। ठीक है, चलिए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा क्लास के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और हम आपके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का यदि पेपर होता है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। गुड इवनिंग सभी का स्वागत है टीएसएल में। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है, बहुत टाइम लग जाता है इसी के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक बार और शेयर कर दीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया वो शेयर कर दीजिए जिससे हम स्टार्ट करें। देखिए, पहली बात की जाए तो आज का टॉपिक है जो है कौन सा, ब्लड कलेक्शन, मतलब ब्लड सैंपलिंग की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कल्चर के लिए और रूटीन के लिए सैंपलिंग कौन कौन से तरीके से करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान में रखनी है, क्या छोटे मोटे प्रोसीजर होते हैं, कौन से आर्टिकल्स काम में लिए जाते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे ऑफिसर सभी बात को। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, पहली बात तो टीएसएल के एडवर्टाइजमेंट से बात शुरू करते हैं कि यदि आप लोग, बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, कि यदि आप लोग वही करते हो जो हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता है। ऑफिसर इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुराने डर्रे पे आप पढ़ रहे थे और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है और अभी भी उसी पुराने डर्रे पे पढ़ते रहे तो ये चीज काम में नहीं आने वाली है। पढ़ने का तरीका बदलो, थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ो, लिख लिख के याद करो, अच्छी चीजें पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं इसके लिए आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं, टीएसएल ने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो सभी लोगों को पता भी होगा, जो कल इसका प्री टेस्ट होगा। कल इसका प्री टेस्ट होगा, जो भी टॉप 20 हो गए उसको बैच के अंदर ले लिया जाएगा। टीएसएल ने एक ऐसा बैच प्रारंभ किया है जिसका मतलब, जिसमें एडमिशन होने का मतलब है 100% आपके सिलेक्शन की गारंटी टीएसएल देता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नर्सिंग ऑफिसर बनना ही है वो एक बार क्लासेस लेके जरूर देखें और डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। और जल्दी से जल्दी हम टॉपिक को कवर करते हैं। ये बैच में क्या खासियत है, ये कुछ खासियत है जो स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। ऑफलाइन बैच होगा, 20 स्टूडेंट्स का बैच होगा ऑफलाइन। दूसरी बात की जाए कि टाइमिंग इसका होगा सुबह 8 से 7:30 बजे तक। इसमें सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक क्लास लगेगी, लाइब्रेरी होगी 2 से 7:30 बजे तक। आगे की बात करें, डेली टास्क कंप्लीशन करना ही होगा, स्टूडेंट को डेली टास्क दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ओनली 20 स्टूडेंट्स का ही बैच है। ठीक है, नौकरी लगवाई जाएगी हर किसी कंडीशन में। 4 दिन का ही ऑफ रहेगा, एक सीएल ले सकता है, 5 दिन से ज्यादा की किसी भी कंडीशन में छुट्टी नहीं होगी। दूसरी बात, सारे के सारे स्टूडेंट स्पेशल अटेंशन होगा किसके अंडर, डायरेक्ट मेरे अंडर वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। दूसरी, एंट्री स्टूडेंट की नेक्स्ट डे की क्लास में तभी होगी जब लास्ट डे का कंप्लीटली क्लियर किया हुआ है तो ही होगी, नहीं किया है तो फर्स्ट डे फाइन लगेगा। ठीक है, दूसरे दिन उसी फाइन को दूसरे दिन में कंप्लीट नहीं करता है तो पूरी की पूरी क्लासेस सस्पेंड कर दी जाएगी, उसकी कंटिन्यू क्लासेस नहीं कराएंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं कर ले। दूसरी बात, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है ऑफिसर्स, इसकी बेसिक क्लासेस, डेमो क्लासेस हमने करवा चुके हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, कल एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। यदि उसमें 50% जो भी लेके आते हैं वो प्लस टॉप 20 स्टूडेंट है उनको इसके अंदर इन किया जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, कम पास हुए तो कम ही ले लेंगे। ठीक, फी इसकी होगी 25,000। आपको पता है सिलेक्शन बैच की फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बट ये 25,000 जो और सेंटर्स की जितनी फीस होती है उसी के अंदर हम इसको, लाइब्रेरी भी इंक्लूडेड है।
दूसरी बात करें, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉल करना है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, डिटेल्स ले सकते हो, और भी कोई चीज पूछना हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रेडी? चलिए रेडी हो जाइए सभी लोग, ठीक से बैठ जाइए पीठ सीधी करके, जिससे हम टॉपिक स्टार्ट कर सके। चलिए पहली बात की जाए कि ब्लड कलेक्शन, जो रूटीन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कि रूटीन का मतलब क्या है, जो हम ब्लड केमिस्ट्री के लिए चेक करते हैं वो वाला, ठीक है, हीमोग्राम करते हैं वो वाला, ठीक है, जो रूटीन बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन या ब्लड सेल्स के लिए करते हैं उनके लिए, कल्चर के अलावा जो चीज कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं रूटीन एग्जामिनेशन। तो कैसे इसके लिए हम रूटीन एग्जामिनेशन के लिए सैंपलिंग कैसे लेंगे, उस पॉइंट पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, पहली बात, कुछ आर्टिकल्स हमको चाहिए। उस आर्टिकल में क्या चाहिए हमको? टॉर्निकेट चाहिए। ऑफिसर मैं बोल रहा हूँ बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। टॉर्निकेट चाहिए हमको। टॉर्निकेट क्या होता है? जो हम अप्लाई करते हैं, ये देखिए ये एक टॉर्निकेट है जो हमने अप्लाई किया है। कहां से? जहां से आपका एक्सपेक्टेड वेन पंक्चर साइट है उससे ऊपर आपको इसको प्लेस करना है। कितना ऊपर प्लेस करना है ये हम डिटेल पढ़ेंगे जब प्रोसीजर हम इस पे देखेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए? टॉर्निकेट होना चाहिए। दूसरी बात की जाए, सिरिंज होनी चाहिए 5 to 10 सीसी की, ठीक है, जिसमें आपको ब्लड को एस्पिरेट करना है, वो सिरिंज होनी चाहिए। और बात की जाए, ये देखिए 5 to 10 सीसी की कुछ ऐसी सिरिंज होती है, जानते होंगे सभी लोग। और क्या होना चाहिए? निडल होना चाहिए, 20 गेज की निडल होनी चाहिए, ज्यादा छोटी निडल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा छोटी निडल होगी तो कहीं ना कहीं हीमोलाइसिस का चांसेस ज्यादा होंगे, और हीमोलाइसिस आपके हर चीज की रीडिंग को खराब करेगा। दूसरी बात, एल्कोहल स्वैब होना चाहिए। एल्कोहल स्वैब आपको पता है 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ एल्कोहल स्वैब होना चाहिए। क्यों? क्या काम आएगा? डिसइंफेक्ट करने के काम आएगा पंक्चर से पहले। और आगे की बात की जाए ऑफिसर, तो आपके लिए ड्राई स्टेराइल कॉटन बॉल होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके देखिए ड्राई स्टेराइल कॉटन बॉल है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पंक्चर जब कर लिया, सैंपल रिमूव कर लिया, उसके बाद ब्लीडिंग ना हो उसके लिए जेंटली प्रेस करने के लिए आपको कॉटन बॉल्स की भी जरूरत पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे वही चीज लिखी गई है जो जरूरी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, आप दो चीजों में सैंपल ले सकते हैं। एक वैक्यूटेनर एप्लियंस है, ठीक है, ये वैक्यूटेनर ऐसा आपके इस सिरिंज को यदि यहाँ से काट दिया जाए बीच में से, तो और आगे निडल अटैच कर दिया जाए, ऐसा एक वैक्यूटेनर आपके एप्लियंस होता है। इसके अंदर सीधा का सीधा आप देखिए इसके अंदर क्या कर रखा है, ये सैंपल कलेक्शन वाइल को इसके अंदर पंक्चर कर देते हैं, और यहां से जैसे हम यहाँ पे लेंगे तो सीधा ये कलेक्शन वाइल में ही चला जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे भी हीमोलाइसिस प्रिवेंट नहीं होगा, ठीक है, सॉरी हीमोलाइसिस नहीं होगा, मतलब हीमोलाइसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये भी सैंपलिंग का अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है, दोनों ठीक है, दोनों तरीके से लेते हैं। समझ गए बात को? तो हम अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ग्लव वगैरह चाहिए, आपको पता है ये सारी चीजें लेनी, थियोरेटिकल है, मैं काम की पॉइंट पे ज्यादा बिलीव करूंगा, ठीक है। ध्यान, ये वैक्यूटेनर है, ध्यान रख लेना वैक्यूटेनर, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात की जाए प्रोसीजर कैसे कैसे करेंगे, तो ऑफिसर ध्यान से समझेंगे, 5 मिनट में, 5 नहीं तो 7 मिनट में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। ठीक से समझना है और फिर आप कहेंगे वो प्रोसीजर आगे कराते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, पहली बात कि सेलेक्ट द एग्जामिनेशन, सेलेक्ट एंड एग्जामिन द वेन। आपको पता है सैंपल लेना है मेनली वेन से, तो आपको क्या करना है? वेन को पहली बात तो सेलेक्ट करना है कि कौन सी वेन लेनी है। अब आपको पता है एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ऑफिसर, कि मोस्ट कॉमन वेन कौन सी है जिससे सैंपलिंग करते हैं? मोस्ट कॉमन वेन कौन सी है जिससे सैंपलिंग करते हैं? मोस्ट कन्वीनियंट अवेलेबल होती है वैसी वाली वेन कौन सी है? तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट मेंशन किया, ऑफिसर ध्यान से देखेंगे कौन सी, मीडियन क्यूबाइटल वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन और सिफेलिक वेन ऐसी वेन है जो मोस्ट प्रिफर्ड ब्लड सैंपलिंग के लिए काम में ली जाने वाली साइट है, क्योंकि इजीली आपके अवेलेबल है, और देखा जाए तो एक्सटेंडेड है, आपके उभरी हुई है, क्लियरली असेसेबल है, ये कुछ वेन है। तो ध्यान से समझेंगे दोनों वेन कौन सी है, मीडियन क्यूबोइटल वेन और सिपेलिक वेन। इमेज दिखा देता हूं ऑफिसर्स, आजकल इमेज का जमाना है, ठीक है, पता है ना आपको, इमेज का जमाना है। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट एंड एग्जामिन द वेन, द मीडियन क्यूबोइटल सिपेलिक वेन। ये वेन कैसी होनी चाहिए? विजिबल होनी चाहिए,
पैल्पेबल होनी चाहिए, समझ लीजिए, विजिबल होनी चाहिए, पैल्पेबल होनी चाहिए, फिक्स्ड टू सराउंड टिश्यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे वेन पे पंक्चर करने लगूं और वो वेन ही इधर भाग जाए, होता है ना कई बार ऐसे कैनुला लगाते हैं तब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो कि फिक्स हो सराउंडेड टिश्यूज में, उस टाइप की वेन आप यहाँ पे काम में लोगे। ठीक है, टॉर्निकेट अप्लाई करना है, वो कितना करना है, 5 to 10 सेंटीमीटर अबोव द एक्सपेक्टेड पंक्चर साइट। मान लो मुझे यहाँ पंक्चर करना है तो कितना ऊपर करना है, 5 to 10 सेंटीमीटर। उतना टाइट होना चाहिए कि वीनस ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, जो वेन वापस ब्लड लेके जा रही है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आर्टरी का सप्लाई बंद कर दे। दूर क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझो ऑफिसर्स। यहाँ पे जब टोर्निकेट लगाएंगे कुछ न कुछ सेल्स रप्चर होगी, आर्टरी की जो वेन की भी रप्चर होगी, इसलिए सूडो हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूडो हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है टोर्निकेट अप्लाई करने से। इसलिए हम कम से कम 10 सेंटीमीटर दूर अप्लाई करेंगे कि वहां का इफेक्ट हमारे सैंपलिंग तक ना आए। तो कितनी दूर करेंगे ऑफिसर, ठीक से ध्यान रखना है, 5 to 10 सेंटीमीटर अबोव द एक्सपेक्टेड वेन पंक्चर साइट। यहां तक की बात आ गई समझ में। और आगे की बात की जाए तो देखिए आगे चलते हैं ये, ठीक, क्लीन स्किन विद एल्कोहल स्वैब। एल्कोहल स्वैब से ही स्किन को क्लीन करना है। एल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है, क्या डायरेक्शन रहेगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्शन क्या रहेगा आपके, सर्कुलर मोशन। कैसे क्लीन करना है, यहां से जैसे एंटीकोबेटल की बात की तो यहां से सेंटर टू पेरिफेरल, सर्कुलर मोशन में सिंगल स्ट्रोक में जाना है, सेंटर टू पेरिफेरल। ठीक है, यहां से वेन पंक्चर से सेंटर टू पेरिफेरल आपको जाना है एल्कोहल से। ठीक है, तो ये आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा। फिर से मैं बता देता हूं, सेलेक्ट एंड एग्जामिन द वेन। इसके अंदर मेन जो है मीडियन क्यूबोइटल है, सिफेलिक वेन है, प्रिफर्ड साइट है, क्योंकि ये विजिबल, पैल्पेबल और फिक्स्ड होनी चाहिए सराउंड टिश्यूज में। टोर्निकेट अप्लाई करेंगे 5 से 15, ठीक है, सॉरी 5 to 10 सेंटीमीटर above the expected vein puncture site and clean skin with the alcohol in circular motion। ये देखिए, आप इसको ठीक से देख पा रहे होंगे, वेन दिख रही है इसमें, एक बार देख के देखिए, वेन दिख रही है, ठीक से देखिए, आप देखिए कि ये जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसमें भी वेन दिख रही होगी आपको थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ऐसे ही वेन इसमें दिखेगी ना, जैसे ये दिख रही है वेन, ठीक है, ऐसे ही वेन इसके अंदर दिखेगी। ये वेन है ना, ये वेन आ रही, ये सिफेलिक वेन है। कौन सी है, सिफेलिक वेन है। ये आपको छोटे लिख रखे हैं, दिख नहीं रहा होगा, सिफेलिक वेन है। ठीक है, और जो ये है, ये आपके कौन सी, मीडियन क्यूबोइटल वेन, मीडियन क्यूबोइटल वेन, मीडियन क्यूबोइटल वेन। तो ऐसा ना हो कि कहीं वेन दिखा के आपसे पूछ ले, तो कम से कम ये चीज क्लियर होना चाहिए कि किस वेन को हम पंक्चर कर रहे हैं। इससे आगे इधर से जाता है बेसिलिक वेन है, बेसिलिक वेन है, ठीक है, और आगे असेसरी सिफिलिक वेन आपके आ जाएगी। तो ध्यान से समझना है, 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ पंक्चर करना है तो 5 to 10 सेंटीमीटर यहाँ टॉर्निकेट हम अप्लाई करेंगे। एक चीज और समझना है, कभी भी अनसक्सेसफुल वेन पंक्चर के ऊपर टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना है। मतलब जैसे आपने यहाँ से कैनुला लगाने की कोशिश किया, सैंपल किया और यहाँ से वेन पंक्चर हो गई, फिर यदि आप टॉर्निकेट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। ये चीज ध्यान रखनी है ऑफिसर, क्या हो सकता है, हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। तो अनसक्सेसफुल वेन पंक्चर के ऊपर यदि टॉर्निकेट अप्लाई किया तो हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। ये आपको ऑफिसर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वेन सेलेक्ट हो गई है, वेन सेलेक्ट हो गई है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए वेन सेलेक्ट होने के बाद ये भी वैक्यूटेनर से ब्लड यहाँ पे ले रहा है, देखो, ठीक है, यहां से ये ब्लड को रिसीव किया जा रहा है। जब भी आप एस्पिरेट करेंगे तो जेंटली एस्पिरेट करेंगे, ऐसे जोर से एस्पिरेट नहीं करना है। जोर से एस्पिरेट करोगे तो यहां से ब्लड की स्ट्रीम पूरी की पूरी आके पिस्टन से टकराएगी और पेशेंट को क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस, आरबीसी टूट जाएगी। और आप सोचो यदि आपने इलेक्ट्रोलाइट किया तो हाइपरकैलेमिया तो वैसे ही देखने को मिल जाएगा, है ना। तो हीमोलाइसिस से प्रिवेंट करना है तो हर चीज जेंटली करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, फिक्स द वेन एंड पंक्चर बाय द नीडल। ध्यान से समझिए कैसे वेन को पंक्चर करेंगे। मान लो ये वेन है, ठीक है, ये वेन है तो हम क्या करेंगे,
थंब से इसको हल्की सी ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे नीचे की तरफ, ये फिक्स हो जाएगी। फिर जाके दूसरे हाथ से हम इसको पंक्चर कर देंगे। क्विकली पंक्चर करना है तो फिक्स दी वेन, हम थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से वेन को फिक्स कर लेंगे, जिससे वो इधर उधर मोबाइल नहीं होगी। उसके बाद में क्या कर देंगे, पंक्चर कर देंगे नीडल से। वैक्यूटेनर है तो ऐसे, सिरिंज है तो जेंटली एस्पिरेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जेंटली एस्पिरेट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर, ये लीजिए, ठीक है, ऑब्टेन ब्लड सैंपल जेंटली पुलिंग बैक द प्लंजर। ठीक है, जेंटली पुलिंग बैक द प्लंजर। यदि सिरिंज से ले रहे हैं तो सिरिंज का जो प्लंजर हम खींचेंगे वो जेंटली खींचना है, क्योंकि नहीं तो क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करूं कि और क्या करेंगे, रिलीज दी टोर्निकेट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आप सैंपल रिलीव कर लेते हैं, ठीक है, सैंपल विड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी, तो सैंपल जैसे ही विड्रॉ करेंगे तुरंत टोर्निकेट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन या ब्लीडिंग की रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात की जाए तो अप्लाई स्टेराइल कॉटन बॉल। अब ध्यान से समझिए, टोर्निकेट हमने रिलीव कर दिया है, टोर्निकेट रिलीव कर दिया है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अब हम इसके ऊपर कॉटन बॉल अप्लाई करने वाले हैं। ये आपके नीडल इसके अंदर ही है, यहाँ कॉटन बॉल अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके ऊपर जब कॉटन बॉल अप्लाई करेंगे तो प्रेशर नहीं लगाएंगे, वरना इस जो वेन है उसकी जो इनर वॉल है, ठीक है, उसको वो डैमेज कर देगी। जब आपने देखा होगा ना, कुछ नर्सेज होते हैं वो इस पे जोर से प्रेशर लगा देते हैं, फिर निडल निकालते हैं, वो ऐसे पूरी की पूरी वेन को चीरती हुई वो निडल आती है। तो क्या करना है, जेंटली आपको इसके ऊपर पुश करना है, कोई प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है, निडल को निकालने। उसके बाद आपको जेंटली प्रेशर इस पे अप्लाई करना है। पेशेंट को बोल देना है कि 2 से 3 मिनट के आसपास इसको वो करके रखे। अभी मैं बता देता हूं कितनी देर के लिए आपको कम से कम पंक्चर करके रखना है। विड्रॉ द निडल स्लोली अलोंग विद द लाइन ऑफ द वेन, और आपको डायरेक्ट फर्म प्रेशर कितना, 2 से 4 मिनट तक फर्म प्रेशर पेशेंट को अप्लाई करके रखना है। पेशेंट यदि उसके लिए कैपेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद करेंगे उस चीज। इतना सा आपको ध्यान रखना है। यहां तक बात आ गई समझ में, ठीक है। वेन को फिक्स कर देना है, निडल को क्लीन करके साइड को, निडल को आपको पंक्चर कर देना है, एस्पिरेट जेंटल करना है, नहीं तो हीमोलाइसिस हो सकता है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद कॉटन बॉल अप्लाई करेंगे, इसको वापस हम निडल को निकालेंगे तब प्रेशर नहीं लगाएंगे, जब पूरी निडल निकालेंगे उसके बाद प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए तो रिमूव द निडल एज सून एज पॉसिबल। अब क्या हुआ कि हमारे हाथ में निडल है, सिरिंज है और आपके सैंपल कलेक्शन वाइल है, 3 चीजें। तो तुरंत आपको निडल क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना। यदि निडल से ही आप उसको प्रेशर, निडल ही डाल के आप ऐसे जोर से प्लंजर से प्रेशर लगा के कर रहे हो तो फिर से हीमोलाइसिस होने के पूरे चांस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तुरंत आपको निडल को यहां से क्या कर लेना है, निडल को रिमूव कर लेना है। यहां से क्या कर लेना है, रिमूव कर लिया, निडल रिमूव कर लिया। फिर क्या करना है, देखो ध्यान से समझिए, ये करना है, इजेक्ट द ब्लड इन अप्रोप्रिएट कंटेनर विदाउट फॉर्मिंग द बबल्स। ठीक है, आपको जो भी वैक्यूटेनर के अंदर या फिर आपको जो वाइल है जिसके अंदर आप सैंपल ले रहे हो उसके अंदर डालना है, बट ऐसा नहीं है कि बबल्स बनाए, ऐसे नहीं जैसे जोर से सर करते हुए वो चीज डाल दी, नहीं तो पक्का हीमोलाइसिस उसमें हो जाएगा, सारी की सारी रीडिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके दीवार के पास से, ठीक है, ऐसे खोल के उसके दीवार के पास से डाल देना। ठीक है, ये वाला। तो विदाउट फॉर्मिंग दी बबल्स, सबका रीजन एक ही है, नहीं तो हीमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये हमने ये सैंपल कलेक्शन वाइल्स हैं, अलग अलग वाइल अलग अलग काम में आते हैं। आप कहोगे तो सब पे वीडियो मैं बना दूंगा कि कौन सी वाइल में क्या चीज जरूरी है, किसके लिए काम में ली जाती है, कौन सा सॉल्यूशन होता है, कितने ml सैंपलिंग ले सकते हैं, सब पे वीडियो मैं बना दूंगा। आप जैसे कहोगे वैसे वो वीडियोस और रिलीज हम कर देंगे। नेक्स्ट, इन्वर्ट दी ट्यूब जेंटली सेवरल टाइम्स। अब आप देखो कुछ वाइल है, जैसे आपने देखा होगा ना, ई वाइल है ना, ईडीटीए वाइल होती है। तो ईडीटीए एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है, उसमें ब्लड तो डाल दिया, बट मान लो ब्लड मिक्स नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेक नहीं करेंगे, बस उसको इन्वर्ट करेंगे, ऐसे वाइल को इन्वर्ट कर लेंगे, जेंटली वापस रोटेट करेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। यदि विग्रेसली किया तो फिर से पेशेंट को क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है।
ठीक है, लेबल करेंगे स्पेसिमेन को, क्लीन करेंगे, यदि कोई स्पिल है तो 10% ब्लीच के साथ उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपके लेबोरेटरी के अंदर भेज देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी के अंदर भेज देंगे। तो ये था छोटा सा आपके सैंपल कलेक्शन। थैंक्स नर्सिंग ऑफिसर। जय हिंद, जय भारत। आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए? आज ही मैं घर से लौटा हूं तो उतनी तैयारी नहीं थी पूरी की पूरी, इसलिए बहुत छोटा टॉपिक उठाया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत जल्दी मैंने मेरी बात रखी है। दूसरी बात, आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी पे वीडियो आपका बना दिया जाएगा। और नहीं बता रहे कोई बात नहीं, मिलते हैं तो कैसे स्क्रॉल करते हुए। जय हिंद, जय भारत।